हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे द्वारा बच्चों जो भी क्लास 10th के हैं उनको फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो डिस्कस किया जा रहा है। उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, फर्स्ट पार्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप उन वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे कि आपको सारा चैप्टर कम टाइम में इजी वे पे समझ में आ पाए। कल मैंने कुछ बताया था, उसमें आज मुझे सबसे पहला टॉपिक बताना है कि हाउ टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। अगर आपके पास एक सर्किट है, उसमें अगर आपको करंट मेजर करना है तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं। उसमें भी अगर मान लीजिए जो करंट है हमारी वो काफी स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी की है, बहुत कम करंट है, या तो मान लीजिए आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है, मोर क्वांटिटी है मान लीजिए, तो दोनों को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी से मतलब होता है कि कई बार ऐसे वैल्यू होती करंट की जो कि हमको एहसास नहीं होता है, ठीक है, उसको टच भी करने पर तो हम लोग बता नहीं पाते कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जिसमें से हमको तुरंत झटके लगते हैं तो वो करंट ज्यादा वैल्यू की करंट होती है, तो उससे हमको एहसास हो पाता है कि हाँ इस सर्किट में करंट हमको फ्लो हो रही है, या कि कोई चीज ग्लो करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बैटरी हो गई आपकी काफी पुरानी हो गई, डिस्चार्ज हो गई, अब उसमें से कितनी करंट निकल पा रही है जिससे कि वो चीज हमारी ऑपरेट नहीं हो पा रही, जिसके लिए हमने बैटरी रखवा रखा है। तो उस चीज को पता करने के लिए कि बैटरी डेड हो गई है कि अभी और भी इसको चार्ज करने के बाद अगेन ये करंट दे सकता है, तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग उस सर्किट की करंट को मेजर करते हैं। तो अगर हमको छोटी वैल्यू बच्चों मेजर करना है, बहुत छोटी, ठीक है, माइक्रो मिली नैनो इस एम्पियर की, जो 10 की पावर माइनस ऑर्डर की होती हैं, -3 -6 -9 इस ऑर्डर की जो करंट होती है जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, तो एक हमारा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर। क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बता देता है कि आपकी इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है बहुत छोटी वैल्यूज की है, वो आ रही है कि नहीं आ रही है, सर्किट में फ्लो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। जैसे आपने जरूर सुना होगा सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए जो हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। देखिए हर एक जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिससे आप करंट मेजर कर पा रहे हैं, उनकी एक रेंज होती है कि आप उससे नीचे की वैल्यू नहीं मेजर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी स्केल देखा होगा, जैसे 15 सेंटीमीटर की होता है, आप उसमें अगर नोटिस करें तो 1 मिलीमीटर से नीचे की वैल्यू उसको आप नहीं मेजर कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर, 0 से 1 के बीच में छोटे छोटे 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं, एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। तो 1 मिलीमीटर से अगर नीचे की वैल्यू को मेजर करना होगा तो आप लोगों ने 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो वर्नियर और स्क्रू गेज का हम लोग यूज करते हैं। उसी प्रकार से जो अमीटर होता है वो आपकी माइक्रो मिली नैनो एम्पियर की जो करंट होती है उसको नहीं बता पाता। अगर आप इसको सर्किट में लगाएंगे अमीटर को, जहां पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी की करंट फ्लो हो रही है, तो ये कुछ अपना रिएक्शन ही नहीं देगा, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें करंट फ्लो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, जो इस बात को बता देता है कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ध्यान समझिए, गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, स्मॉल क्वांटिटीज की, टू डिटेक्ट द करंट। ये बताता नहीं है कि एग्जैक्ट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर ये बिल्कुल नहीं बताता कि इतने 10 की पावर -3 ऑर्डर या 10 की पावर -6 ऑर्डर या 10 की पावर -9 ऑर्डर में कितनी करंट की एग्जैक्ट वैल्यू फ्लो हो पा रही है, इतने एम्पियर, ये नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटीज की करंट है, माइनस ऑर्डर की जो वैल्यूज की एम्पियर की करंट है, उनको ये बता देगा कि हाँ फ्लो कर पा रही है कि नहीं फ्लो कर पा रही। अमीटर जो बड़ी वैल्यूज की करंट है बताएगा कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, नहीं हो पा रहा, और ये भी बताएगा कि कितना फ्लो हो पा रहा है, वैल्यू भी बताएगा। तो ये इसका दोनों काम होता है अमीटर का, टू डिटेक्ट द करंट, करंट को ये डिटेक्ट करता है, प्लस
एंड टू इवेल्युएट, और ये क्या करता है, इवेल्युएट करता है वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप सर्किट में मीटर को लगाओगे तो बता देगा कि हाँ 2 एम्पियर की करंट है कि 3 एम्पियर की करंट है कि 4 एम्पियर की करंट है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। और ये मैंने पहले ही बार बताया था कि जहां भी अमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन अभी जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे तो वहां मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। कल मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था कि हम लोग किस तरह से पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इस चीज के बारे में हम लोगों ने जानकारी अपनी इकट्ठा की थी। इसके बाद से मैं कुछ जो मुझे छोटे छोटे सिंबल्स यूज होंगे उनके बारे में बता देता हूं। तो मोस्टली जो 2-3 सिंबल्स हैं आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने जस्ट देखा, एक तो बार बार जरूरत पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जहां भी आगे पीछे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो वहां पर आप ये बल्ब देख सकते हैं, ऐसे एक बल्ब आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, ये आपका बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है। और इसके बाद मेरे बच्चों, जो अगर आप ध्यान से समझेंगे, है ना, बल्ब साफ साफ दिखेगा। इसके अंदर अगर आपका ए लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये आपको अमीटर है, जिससे आपको करंट का वैल्यू पूछना चाह रहा है पेपर वाला, वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एग्जैक्ट में कितनी फ्लो हो पा रही है। ऐसे आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये मेरा वो एक वोल्ट मीटर भी होगा, जिसमें से हम लोग क्या मेजर करेंगे बच्चों, वोल्टेज मेजर करेंगे, कि वैल्यू ऑफ वोल्टेज या वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिसको आप कहते हैं, कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना फ्लो हो पा रहा है। इसके बाद मेरे बच्चों, अगर मैं एक छोटे से और सिंबल की बात करूं कि अगर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के साथ ये हम लोग ऐसे बना देते हैं, इसको मतलब ये जो स्विच है आपकी वो क्या है, अभी इस समय ऑफ है, इसको ओपन की के नाम से जानते हैं। आपके घर में जैसे स्विच बंद होती है, मीन्स उस समय उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रही होती, तो उसे ओपन की कहते हैं, तो स्विच ऑफ कहते हैं। और ऐसे में अगर एक छोटा सा पॉइंट रख दो, बुंदा रख दो, डॉट रख दो, इसका मतलब ये स्विच अब आपकी ऑन हो गई, उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज की कहते हैं। ओपन का मतलब चालू होता है, हम लोगों ने शायद उल्टा लिख दिया, लेकिन एक बात समझ लो कि इसमें उल्टा ही चलता है ना। ये मतलब ऑफ का मतलब ओपन होता है और ऑन का मतलब क्लोज की होता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी तो ये स्विच होगी, जब नहीं हो रही तो ये स्विच होगी। वोल्टेज मेजर करना होगा पोटेंशियल तो वोल्टमीटर यूज करोगे, करंट मेजर करना होगा तो अमीटर यूज करोगे, और इसके बाद बल्ब मेजर करना होगा तो आपको देख पा रहे होंगे। एक सिंबल अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं, अभी आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिंबल, एक आपका ये सिंबल बार बार यूज होगा, ये सिंबल यूज होगा, जो कि जनरली इसको हम लोग अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा पूरा रेजिस्टेंस के बारे में होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बल्ब जान लिया, ठीक है, शॉर्ट में, कि बल्ब एक ऐसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाकर, तो वो हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है मीटर, पोटेंशियल को मेजर करता है वोल्ट मीटर। और ये आपके घरों में स्विच लगी होती है, ओपन की का क्या मतलब होता है कि स्विच बंद होती है, क्लोज की का मतलब कि स्विच चालू होता है। और अब एक पैरामीटर हमारा क्या बचता है बच्चों, रेजिस्टेंस बचता है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब कभी भी अपने घरों में जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए आपका ये पोल होता है, ठीक है, आपका ये पोल होता है, आपके घरों में यहां से 2 तारें कनेक्टेड होती हैं, 2 तारें, ठीक है, एक आपका लाइव वायर होता है और एक आपका क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल वायर होता है। इन तारों में जहां कहीं भी, यहां भी इस पोल में भी कहीं से इलेक्ट्रिसिटी दूर से आ रही होगी, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ मतलब है, हम लोग घर की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। या जहां जहां भी आपने वायर्स का एक जो जाल है फैला के रखा है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, तो आप जनरली देखोगे कि अगर मान लो इस पोल से मेजर करोगे कि यहां से मान लो 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो जब आपके पास पहुंचेगी
इन वायर्स के माध्यम से, तो आप ये देख पाओगे कि यहाँ पे अगर मेजर करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ 2.8 एम्पियर की करंट आपको मिल रही है। तो आपको पता चलेगा कि जब हमने 3 एम्पियर की करंट लिया तो ये 2.8 एम्पियर की करंट यहाँ क्यों पहुंच रही है। तो यही जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे आप अपनी साइकिल चलाते हैं, हाँ, या कोई भी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जनरली आप लोग देख पाते हैं कि एक जो एयर होता है या रोड होता है वो एक एज आपका फ्रिक्शन का काम करता है। जितना आप एनर्जी वहां पर देते हैं, इनपुट एनर्जी, उतनी आउटपुट एनर्जी आपको नहीं मिल पाती। कुछ वो रेजिस्टेंस होता है, कुछ वो हमारा जिसको आप कह सकते फ्रिक्शन होता है, वो उस एनर्जी को खा जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो साइकिल है उसको बार बार पैडल मारने पर भी, बार बार उसको चलाने पर भी क्या होता है कि आपकी जो साइकिल है वो बार बार रुक जाती है। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो आपका जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसके जब वो पाथ में जिस सर्किट में फ्लो होती है तो वहां पर एक फ्रिक्शन काम करता है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो आपकी कुछ अपने पास कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक obstruction which reduce the value of electric current। एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। यहाँ 3 एम्पियर थी तो कितना बची? 3.8 एम्पियर बची, 2.8 एम्पियर बची, सॉरी। ऐसे आप पूरे घर में देखोगे, कोई यहीं की बात नहीं है, तो आप ये देख पाओगे कि ये जो रेजिस्टेंस है आप भेजोगे कुछ, चाहे थोड़ी सी भी वैल्यू में आपकी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होगी लेकिन कम जरूर होगी, इतना आप समझ लीजिए। तो जहां कहीं भी आपको देखने को मिले कि मैं तो भेज तो कुछ और रहा हूं, पहुंच कुछ और रही है, इसका मतलब बीच में आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस है, उस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। यही रीजन है कि हम अपने घरों में जो ये वायर्स है वो कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिनका रेजिस्टेंस लो होता है। जितना कम रेजिस्टेंस होता है उतना ये कम इलेक्ट्रिसिटी को खाएगा, और जो कम इलेक्ट्रिसिटी को खाएगा तो हमको जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट मिल पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा कि है तो बहुत सारे मेटल, आपका आयरन है, आपका सिल्वर है, आपका कॉपर है, ये सारे मेटल हैं, आपका एल्यूमिनियम है, मार्केट में बहुत सारी वायर्स हैं। जब आप लेने जाएंगे तो उसमें आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो अफोर्डेबल प्राइस होती है हम लोगों के लिए, हम लोग हमेशा कॉपर का यूज करते हैं। जो लोग और भी बिलो हैं, ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग कौन सा वायर का यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का वायर का यूज करते हैं। जो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। हालांकि सिल्वर, जो आपका सिल्वर आप लोगों ने देखा भी होगा, इसको हम लोग चांदी कहते हैं, जो लोग घरों में ज्वेलरीज में यूज करते हैं। तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। लेकिन जो सिल्वर का अगर आप घरों में वायर यूज कर लेंगे तो पता लगा कि जो है आप एक भी दिन चैन से घर पे नहीं रह पाएंगे। रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इस समय जिस तरह से सिल्वर का रेट हाई है, लगभग 1 लाख पर केजी के हिसाब से है, तो रोज आपके घरों की जो वायर्स होंगी वो भले उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, लेकिन वो जो चोर होंगे उसको बचने नहीं देंगे। तो इस वजह से हम लोग हमेशा अपने घरों में, और सिल्वर महंगा भी है, तार इसका बनवा पाना और घर में इसकी वायरिंग करा पाना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से किसका यूज करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस भी कम होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब मुझे उम्मीद है कि रेजिस्टेंस के बारे में समझ पाए होंगे कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, कि एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो करंट को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जाने से क्या करता है? रोकता है, उसकी वैल्यू को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। जो रेजिस्टेंस होता है उसका सिंबल बच्चों कैपिटल आर होता है। क्या होता है? कैपिटल आर होता है। अब ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या होता है, और भी हम इसके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे।
तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में अप्लाई किया, तो उन्होंने साइंटिस्ट का जो नाम था वो ओम था, तो उनके नाम पर हम लोग रेजिस्टेंस को अच्छे से समझते हैं, जिसका नाम होता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने क्या किया, एक सिंपल सा लॉ दिया अपना, और वहां पर उन्होंने वोल्टेज लिया, करंट लिया और रेजिस्टेंस लिया, 3 पैरामीटर सेट किए और उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाले, कुछ फैक्ट निकाले, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओम्स ने कहा, जो कि एक फिजिशियन थे, अच्छे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चों आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आपकी कुछ जो है करंट फ्लो हो रही होगी, इसका कुछ वोल्टेज होगा, है ना, इसका क्या होगा, कुछ बच्चों वोल्टेज होगा, राइट। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। फिजिकल स्टेट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जैसे कि पहला नंबर कि आपका जिस ये जो कंडक्टर है जो आपने लिया है, जिस चीज का मटेरियल है वही मटेरियल पे आपको पूरा ये एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट टाइप है, इसको फिजिकल स्टेट कहते हैं। दूसरा नंबर पर कि अगर आपने जहां पर कर रहे हो वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरा एक्सपेरिमेंट आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर ही होना चाहिए, या वहां का कुछ जो भी प्रेशर होगा 1 एटीएम 2 एटीएम 3 एटीएम, तो वहां पे उसी प्रेशर में आपको काम करना है। तो फिजिकल स्टेट से मतलब आप समझ सकते हो कि उसका जो टेम्परेचर हो, उसका जो प्रेशर हो, ऐसी चीजें, मटेरियल हो गया, ये सब चीजें क्या होना चाहिए, डज नॉट चेंज। ये चीजें क्या होना चाहिए बच्चों, नहीं बदलनी चाहिए, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, तब जाके ओम्स लॉ किसी कंडक्टर के लिए जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो वेरीफाई करेगा। अगर फिजिकल स्टेट नहीं चेंज हो रही है तो उस केस में अगर आप यहाँ जो ये आपकी बैटरी है जिससे आपका वोल्टेज क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, बात समझ में आ रही है। देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, वोल्टेज का मतलब होता है ताकत, जितना आपके अंदर ताकत होगी उतना तेजी से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी। अगर बैटरी में ताकत नहीं होगी तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। जैसे आपको काम करना है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो आप काम कैसे कर पाओगे। सेम बिल्कुल फिनोमेना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में चलता है, बस यहाँ पे नेमिंग अलग अलग है। वहां पे हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे अंदर ताकत होगी, हम लोग अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाएंगे, तो हम बेहतरीन तरीके से हेल्दी रहेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ बैटरी के केस में अगर वोल्टेज रहेगा, जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना तेजी से करंट फ्लो होती है, और इसके साथ खास खास में जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होती है उनको ज्यादा वैल्यू की करंट मिल पाती है और वो ज्यादा अच्छे से क्या कर पाते, ग्लो हो पाते हैं। अक्सर देखते होंगे कि घरों में जो वोल्टेज है कम हो जाता है, तो वही जो चीजें जितना तेजी से ग्लो करती हैं वही धीमे धीमे ग्लो करने लगती हैं। जो चीजें चार्ज होती हैं वही जो चार्जिंग का टाइम होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनको उतनी चीज मिल ही नहीं पाती, उतनी करंट मिल ही नहीं पाती जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये आप समझिए। तो ओम्स लॉ कहता है कि फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, नहीं बदल रही है, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर मैंने बताया, तो उस केस में द पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चों द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये कह रहा है कि अगर फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मटेरियल और भी चीजें हो सकती है ईटीसी में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कंडक्टर का, वो इलेक्ट्रिक करंट जितना भी सर्किट में फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उतनी ज्यादा करंट बढ़ती जाएगी और एक फिक्स रेशियो में बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, फिक्स रेशियो में बढ़ेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, जब कभी भी ये हटता है बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है, तो I इंटू, और ये कांस्टेंट
जो था उसको हम लोगों ने आर माना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो इक्वल टू आता है, तो उसकी जगह में क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट आता है। तो क्या बना, v बराबर आई आर, या इसी को आप लिखो कि v अपान आई की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, कैपिटल आर आ जाएगी। इसी को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, v बराबर आई आर, ये इसका मतलब होता है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि v तो अकेले है बैटरी का वोल्टेज, लेकिन जो करंट के साथ है वहां पर एक पैरामीटर रेजिस्टेंस भी लग गया, दोनों का मल्टीप्लाई भी बन पाता है। ये नहीं है कि जितनी वैल्यू आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ उतनी सेम वैल्यू में करंट बढ़े। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप ये समझ लो कि रेजिस्टेंस निग्लेजिबल हो, रेजिस्टेंस कुछ हो ही नहीं, तो उस समय आपका जो वायर होगा वो एकदम सुपर कंडक्टर होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। और उस केस में जितना भी होगा रेजिस्टेंस जब आपने निग्लेजिबल किया तो जितना भी वोल्टेज होगा उतना आपकी क्या हो जाएगी, करंट बिल्कुल उसी सेम वैल्यू में इंक्रीज करेगी। बट जनरली इस तरह से होता नहीं है, ये चीज आप समझ लीजिए। इसी को V बराबर आई आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर क्या है, अभी मैंने बताया कि जो आर होगा वो इस इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, आर के यूनिट की बात, तो आपका फार्मूला बना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, V बराबर आई आर बना मेरे बच्चों। तो अगर आप इस पे रखोगे तो R बराबर है V अपान आई, तो V की वोल्ट यूनिट वोल्ट हो जाएगी, I की यूनिट एम्पियर हो जाएगी, तो वोल्ट अपान एम्पियर हो गई। किसकी यूनिट, आर की यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट अपान एम्पियर हो गई। और वोल्ट अपान एम्पियर को बच्चों हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओम। ओम, आर इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, और इसका सिंबल ये होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो यूनिट होती है ओम होती है। जनरली वोल्ट अपॉन एम्पियर कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा, और उसको हम लोग एक वर्डिंग में क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। सेम पैटर्न पर जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों पे देखा था कि हमारा डिफाइन करने के लिए पूछा गया था आपके पेपर में 1 वोल्ट 1 एम्पियर, वैसे यहाँ पर भी एक पूछा जाता है क्वेश्चन 1 ओम। तो 1 ओम अगर डिफाइन करना, तो मैंने बताया था कि आप ये मान लेंगे कि जो वोल्टेज है उसमें 1 वोल्ट है, और जो आपकी करंट है वो 1 एम्पियर है, दोनों को एक एक ही एम्पियर मान लेना है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपान 1 हो जाएगा, तो बताओ कितना बन जाएगा, 1 ओम बन जाएगा। तो आपको लिखना है कि अगर किसी कंडक्टर में जिसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है अगर, तो 100% उस इलेक्ट्रिक वायर का या उस इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 1 ओम होगा। ये चीज आपको ध्यान से समझना। सिंपल शब्दों में जो आपने देखा वही आपको लिखना है कि अगर किसी कंडक्टर में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो 100% उस इलेक्ट्रिक वायर में या उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ये चीज आपको ध्यान से समझना है, राइट। ये आपका ओम्स लॉ होता है। इसका ओम्स ने अपने इस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी उन्होंने किया। उन्होंने एक बैटरी ली, ठीक है, ध्यान से मैं बता दूं थोड़ा शार्ट में, उन्होंने एक बल्ब लिया है ना, और यहाँ पे देखा, और वहां पे उन्होंने एक अमीटर लगाया, राइट, सर्किट में। एक इन्होंने बैटरी लिया, और यहाँ पे इसके साथ एक पैरेलल में मैंने बताया था क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। और इन्होंने इस बैटरी का बार बार वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के देखा, और यहाँ पे करंट मेजर किया, राइट। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट किए कि अगर मान लीजिए जो मेरा वोल्टेज है, मान लीजिए जब मैंने 10 वोल्ट रखा, अगर मेरी जो करंट है अमीटर में वो आपको कितनी मिली, मान लीजिए कि 5 एम्पियर के आसपास मिली, ठीक है। और अगर इन्होंने जब वोल्टेज को 20 वोल्ट के आसपास किया, तो अब जो करंट अप्रॉक्सीमेट में कितना एम्पियर मिलेगी आपको, 10 एम्पियर मिली। एक्सपेरिमेंटल इन्होंने इस तरह से फाइंड आउट किया, वोल्टेज बढ़ाते गए तो यहाँ देखा कि करंट बढ़ती गई। जब इन्होंने इसको 30 वोल्ट के आसपास रखा, तो जो आपकी करंट मिली वो आपको बच्चों वो लगभग कितना मिली, आपकी 15 एम्पियर के आसपास मिली, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे करंट भी क्या करती जा रही है, डाउनवर्ड्स दोनों बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उन्होंने अगर वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ भी खींचा, तो देख पा रहे हैं कि 10 पे 5 है, 20 पर 10 है, तो इन्होंने एक पैरामीटर को इधर की तरफ
करंट माना एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को इन्होंने क्या माना बच्चों, वोल्टेज माना। और एक ग्राफ खींचा तो इनको पता चला कि इसका जो ग्राफ जा रहा है वो क्या जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। और आप लोगों ने समझा होगा इस ग्राफ के बारे में कि अगर किसी चीज का स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाने का मतलब है क्योंकि वो चीज जैसे जैसे करंट बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज ऊपर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने बकायदे पूरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, और आप लोग अपने स्कूल में इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। और हर बार देख पा रहे हैं कि अगर टेम्परेचर प्रेशर मींस जो फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो इनका जो रेशियो बार बार आ रहा है, इसमें आप ध्यान से समझने की चलिए। किसी भी वैल्यू के लिए कितना आ रहा है आपका 2 ओम, V अपान आई की वैल्यू 10/5 करोगे तो 2 भी आएगा, 20/10 करोगे तो 2 आएगा, 30/15 करोगे तब भी 2 ओम आएगा। तो यही मतलब है कि जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाओगे उसी टाइम्स में आपकी क्या बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी। लेकिन आपका ये ध्यान रखना है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने ओम्स लॉ डिस्कस किया। जितना आपके पेपर में इस चीज की अच्छी खासी जरूरत है कि ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है और किस तरीके से आप अपने जो है एग्जाम में इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आपको ध्यान से समझना है। और किस तरह से ओम्स ने इस चीज को क्या किया, वेरीफाई किया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये रेजिस्टेंस है, वोल्टेज करंट अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा है मींस एक सेम रेशियो में बढ़ रहा है तो वहां पे रेजिस्टेंस आपका क्या आ रहा है, बार बार कांस्टेंट आ रहा है। अगला जो टॉपिक होने वाला है हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है जो भी आपका कंडक्टर होता है, और उनमें कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो अगर आपके पास मेरे बच्चों एक वायर है, ठीक है, एक ये वायर होगा जिसके हम मान के चल रहे हैं कि लेंथ क्या होगी बच्चों, एल होगी, और ये वायर आपको दिख रही होगी कि सिलेंड्रिकल वायर है। कोई भी वायर होती है जनरली बहुत पतला सिलेंडर होती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कुछ स्मॉल एरिया होगा, जैसे आप अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करूं, ऐसे कुछ होगी इसकी थिकनेस को लेकर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, दोनों तरफ सेम मोटाई की होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा ओपन करने की कोशिश करूं तो ये आपका एक सर्किल टाइप बन रहा है, क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं, छोटे से पार्ट को हम लोगों ने लिया है। तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर बच्चों क्या बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेडियस बनता है। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है आप देख पाओगे कि किस तरीके से किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहले नंबर पर यह बताया गया, ध्यान रखना है कि वायर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, वायर आपका चेंज नहीं होना चाहिए मीन्स उसकी मटेरियल नहीं बदलना चाहिए। कि पता लगा आपने एक एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कॉपर का दिखाया, दूसरा आपने सिल्वर का ले लिया, मटेरियल डज नॉट चेंज। ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पे आपका जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। किसका, वायर का, डज नॉट चेंज। तो उस केस में बताया गया कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बच्चों लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहला फैक्टर है। मींस जितना लंबा आप वायर लोगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। आप सिंपली समझ पा रहे हो, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, राइट। अगर आपने ये एक वायर लिया और एक हो सकता है आपने और बड़ा वायर ले लीजिए, इतना बड़ा वायर ले लीजिए, तो आप देख पाओगे कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि एक बार पहली बार आपने जो आपकी छोटी वायर थी उसका रेजिस्टेंस R1 आया और लेंथ L1 थी, दूसरी बार R2 आया, लेंथ L2 था, ठीक है। तो उस केस में आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1 होगा वो L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो R2 होगा वो L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन्हें मैं रेशियो में ले लूं तो R1/R2 की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी, L1/L2 की। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस किस तरह से लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किस तरह से उसमें वेरिएट करता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो आपका इसी एरिया के, जैसे इसका एरिया बताओ कितना होगा, ये क्रॉस सेक्शन का सर्कल है। तो क्या किसी बच्चों को ऐसा है जिन्हें नहीं पढ़ा हो पिछले क्लासेज में, जब कभी भी एरिया होता है इस क्रॉस सेक्शन का जो कि सर्कुलर आपको दिख रहा है, उसका एरिया बच्चों कितना होता है, πr² होता है। एरिया कितना होता है बच्चों, πr² होता है। तो जो ये
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकेंड फैक्टर है। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। ये चीज अगर नीचे है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अगर आप कह रहे हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये कब डिक्रीज करेगा बच्चों, जब इसकी रेडियस कम होगी। रेडियस क्या होगी आपकी, कम होगी, लेस होगी। रेडियस कम होगी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। रेडियस कम होने का मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूं कि जो वायर होगा आपका वो थिन होगा, काफी पतला तार होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस होने का मतलब उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है मेरे बच्चों वो क्या कर जाता है, आप देख पा रहे होंगे, इंक्रीज कर जाता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम का मतलब कि रेडियस कम, रेडियस कम का मतलब कि वायर हमारी कैसी है बच्चों, थिन वायर है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका उल्टा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मीन्स आपका मोटा है, बड़ा है, ये चीज आपकी बड़ी है, तो वायर आपकी क्या होगी, ठीक होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका यहां पे अगर मोर है, ज्यादा है, तो रेडियस भी आपकी क्या होगी बच्चों, मोर होगी। और उस समय जो वायर होगा आपका क्या होगा बच्चों, वायर होगा आपका वो थिक होगा। उस समय जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डाउन एरो हम लोग बनाएंगे इसको। रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, ये रेडियस लिखा हुआ है मुझे लगता है, रेजिस्टेंस आपका बच्चों डिक्रीज कर जाएगा। यही कारण है कि अगर आप घर में जितना मोटा तार लगाएंगे, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आपका कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कापर का एक मोटा तार लगाएं और एक कापर का पतला तार लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो जितना मोटा तार लेंगे उसमें मटेरियल ज्यादा लगेगा, तो उसकी वैल्यू भी उतना ज्यादा होगी। तो हम लोग वैसी वायर्स को प्रेफर करते हैं जिससे कि हमारा काम चल जाए। रेजिस्टेंस नाम की जो चीज है वो किसी के दिमाग में होती ही नहीं है कि कितना रेजिस्टेंस होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि चीजें इतनी कॉस्टली पड़ती हैं तो इनको खरीद पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ जगह पर चीजें फिक्स होती है। अगर आप अपने घर पर, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जहां कहीं भी फ्लो होती है, अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट पोल से आ रही है, इट मींस जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो आप घरों में यूज करते हैं, तो वहां पर कोई भी वायर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां कहीं भी, जैसे आप लोगों ने सोलर सिस्टम इस समय काफी चल रहा है, सोलर पैनल चल रहा है, वहां पर जहां कहीं भी आप वायरिंग कराओगे तो 100% आपको वायर मोटा ही लेना पड़ेगा, आपको उतने पैसे स्पेंड करना पड़ेगा। यही रीजन है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोलर पैनल वैनल की वायरिंग कराता है कोई भी आदमी, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अगर ग्रिड बनवाता है अच्छा खासा, तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है प्रेजेंट टाइम, क्योंकि मटेरियल आपका ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो कि अब मैं एरिया को लिखना चाहूं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये हमने एरिया की जगह कितना लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट होता है, तो इसका R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर आपकी क्या है, रेडियस है, और कैपिटल आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर आपका क्या है बच्चों, ध्यान से समझना है, रेजिस्टेंस है। तो स्क्वायर के रेशियो में रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, आप देख पा रहे होंगे कैसे घटता बढ़ता है, स्क्वायर के रेशियो में। तो अगर आप इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो आर, अगर पहली बार मान लीजिए आपका पतला तार है, उस समय रेजिस्टेंस R1 है तो उसकी रेडियस स्मॉल r1 है। दूसरी बार मोटा तार है, उसका सेम मटेरियल की, मटेरियल सेम है, यहाँ पर रेडियस R2 है, तो जो R1 अपान R2 की वैल्यू बच्चों आती है वो R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर होता है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब आपको पता होगा कि R1/R2 होगा R2² अपॉन R1²। इट मीन्स अगर ये कहना चाह रहा है कि मान लो पहले वायर है, ठीक है, वायर है आपकी पतली थी और उसके बाद आपने वायर को मोटी कर दिया, या मोटी वायर है उसको पतली कर दिया, तो उसमें रेजिस्टेंस का वेरिएशन निकालना है तो आपको पहले उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, मींस रेडियस पता करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी होता है उसको आप कैलकुलेट कर पाओगे। इस चीज को भी मैं बता दूंगा अभी जब भी न्यूमेरिकल आपके मिलेंगे। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, जो कि मैं पहले ही बता दिया कि अगर आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा बच्चों, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपको मटेरियल क्या रखना है, सेम रखना है। पूरे रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है उस फैक्टर के केस में आपको मटेरियल चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो जो थर्ड फैक्टर बताते हैं कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको सेम मटेरियल रखना है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का, जो भी मटेरियल से मतलब जिनसे वायर्स बनते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, तो अगर आपने कॉपर को चुना है तो आपको कॉपर में ही रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखना है। ये नहीं है कि आप लेंथ कॉपर में देख रहे हो, एरिया सिल्वर में देख रहे हो और अगला फैक्टर आयरन में देख रहे हो। तो इस चीज को आपको सेम रखना है, डज नॉट चेंज। मींस अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जो गुड कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जो बैड कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नंबर 4 जो आपका फैक्टर आता है वो टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका इलेक्ट्रिक वायर होता है वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है बच्चों, बढ़ जाता है। और टेम्परेचर घटाने पर जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें मूवमेंट तेज हो जाएगा। जब तेज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो तेजी से फ्लो होगी। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो उसी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस होगा वो भी अपने आप को क्या करा लेगा, इंक्रीज करा देगा, बढ़ा देगा। तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके साथ क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, राइट। अब इसके बाद जो मेन काम है हम लोगों का, वो हमारे जो पीछे दो मिले थे डिपेंडेंसी के, उनसे मतलब है। एक मिला था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक मिला था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को मुझको मिलाना है। तो लेंथ आप देख पा रहे हैं ऊपर है, एरिया नीचे है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस और ये प्रोपोर्शनल का साइन, लेंथ ऊपर हो जाएगा, एरिया नीचे हो जाएगा। इन दोनों में और इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जब हटता है आपका प्रोपोर्शनल का साइन, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डिराइव होता है, हमें उस कांस्टेंट की तलाश है। उस कांस्टेंट का नाम इसी इक्वल हो जाता है, उसको रो कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपका फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और ये जो रो है जो कि एक आपका कांस्टेंट है, इसको हम लोग किसी भी वायर का जो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। मटेरियल की किस नाम से जानते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन, फार्मूला बना जिसमें रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है। ये रो तभी चेंज होता है जब मटेरियल चेंज होता है, वरना चाहे तार छोटी हो, चाहे तार बड़ी हो, चाहे पतली हो, चाहे मोटी हो, रो कभी भी चेंज नहीं होता। रो सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है तो उसके लिए जरूरत है कि आप पूरा का पूरा मटेरियल चेंज कर दो। इसमें कॉपर की जगह एल्युमिनियम ले लोगे तब आपका रो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं रेजिस्टिविटी की, बाकी तो सबको पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। तो आप कहोगे कि सर रो की वैल्यू हो जाएगी R इंटू ए अपॉन एल।
तो आर की यूनिट बताओ बच्चों क्या होती है? तो आप कहोगे सर ओम होती है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ की मीटर, एक एक ये कट जाएगा तो बताओ क्या मिल जाएगा? ओम मीटर। ये क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय ओम मीटर होती है। ये आपकी रेजिस्टिविटी की क्या होती है बच्चों? यूनिट होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इन वीडियोस का अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके। और इसके बाद हम अगला का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको बहुत बहुत थैंक यू।